जान लीजिए जिनका अच्छा तैयारी है 80 के बिलो ही है, 79, 80, 81 पे आसपास में ही अटके हुए हैं। आप क्या करिएगा देख लीजिए, देखा देख के चलाइएगा, बैठ जाइएगा, फिर अगर ठीक होगा तो ठीक है ना, लाइए ना, कोशिश करवा रहे थे, कुछ छो दीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। एसपीडी लाइए ना, एसपीडी लाइए पुराना वाला। चलिए बताइएगा, तो दिल्ली सल्तनत पर जो है मुगलों के पहले किस वंश का शासन था? मुंह बंद काहे हो जाता है आप लोग का, बहुत खराब लगता है, थोड़ा सा सोच के देखिएगा। कई बार बताया है ना, ये क्वेश्चन इससे पहले भी हम कभी यूज करवा चुके थे कि दिल्ली सल्तनत पर जो है मुगलों से पहले किस वंश का शासन था? लोधी वंश का शासन था। ये सब क्वेश्चन यदि नहीं बोल पाते तो भारी दिक्कत है ना। जब हम जान रहे हैं, हम इस जब ये बताए थे, ये भी हमें ध्यान रहता है कि हम किस व्यू में बताए हैं। आप लोग को बताए थे इससे पहले जो है दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों का शासन था? 5 वंश का शासन था, और 5 का क्रम के साथ बताए थे। सबसे पहला वंश कौन था? गुलाम वंश। बोलिएगा सभी लोग, मुंह से आवाज निकल सकता है। गुलाम वंश बोलना माना नहीं है, ठीक है। गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद की बात बताए दूसरा वंश खिलजी वंश, तीसरे वंश की बात करते हैं तुगलक वंश, और चौथा वंश की बात करते हैं सैयद, और 5वां लोधी वंश हो जाएगा। इस 5 एक क्रम के साथ ध्यान में रखिएगा। हो सकता है एग्जाम में ऐसे ही पूछ दे कि इनमें से कौन सा दिल्ली सल्तनत का वंश नहीं है, फिर क्या कीजिएगा? जब 5 पता रहेगा तभी ना। ये सब पर सोचिए थोड़ा सा। आगे बताइएगा, बीजक जो है ये किसकी रचना है? कबीरदास की, बिल्कुल सही है। आगे बताना, सुविख्यात सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? कोणार्क। और कोणार्क कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। और इसका अन्य नाम क्या है? काला पैगोडा या फिर ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को, ठीक है। आगे बताना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुआ था? 1944 में हुआ था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1944 में। आपसे यदि हम पूछे ललित कला केंद्र की स्थापना कब हुआ है, तो 1954 में है। संगीत नाट्य अकादमी का स्थापना कब हुआ है? 1953 में हुआ है। तो अभी आपसे हम पूछे थे इंदिरा गांधी, तो फिर भी आप लोग 1953-54 पे जा रहे थे। थोड़ा सा सोचना है। 1944 में इंदिरा गांधी जो है राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1944 में। इसके बाद आपको बताए संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हो गया? 1953 में। और इसके बाद बताए थे क्या? ललित कला अकादमी का स्थापना 1954 में हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो है कब किया था? हाँ, अभी आपसे पूछ रहे हैं मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद 1175 में किया था। कब? 1175। क्योंकि 1175 और क्योंकि 1206 में तो इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद ही ना मोहम्मद गौरी का ही ना सेनापति होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो ऐसे भी ध्यान रखना है, 2-3 में कंफ्यूजन हो जाता है। कभी आप क्या बोल देते हैं? मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण कब था, ये बता दीजिए। 712। कभी आपके मन में 712 आ जाता है, कभी आपके मन में आ जाता है 1000। तो 1000 में पहला आक्रमण किसका किया गया था? मोहम्मद गजनवी का पहला आक्रमण कब था? 1000 में, ठीक है। चलिए आगे बताना है आपको, सिकंदर लोदी के बचपन का नाम क्या था? सिकंदर लोदी के बचपन का नाम की बात करते हैं, निजाम खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजाम खां हो जाएगा, सही। आगे बताना है, इटर्नल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन होंगे? इटर्नल इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे इंदिरा गांधी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। आगे बताना है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है किसको भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया था? लॉर्ड रिपन को दिया था। ये भी कई बार हम करवा चुके हैं। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दिया गया था। लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल की बात करते हैं, कब है? 1880 से 1884। कब हो जाएगा? 1880 से 1884। इसके बारे में ये पूछा जाता है कि
प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? तो 1881 में आया था प्रथम कारखाना अधिनियम या फिर प्रथम फैक्ट्री अधिनियम एक्ट कब आया था? 1881 में आया था। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, आगे ये भी पूछा जाता है, लॉर्ड रिपन के द्वारा कहा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने का काम किसके द्वारा किया गया है? लॉर्ड रिपन के द्वारा ही किया गया है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया किसके द्वारा गया था? लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया। किनके द्वारा? लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था। क्या हुआ? हम रिपन के बारे में बोले खत्म, रिपन किया है, लाया है लीटन। लॉ से लाया, लॉ से लीटन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड लीटन के द्वारा। और खत्म करने की बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन, क्योंकि पहले लॉर्ड लीटन आते हैं। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है और लॉर्ड लीटन का कार्यकाल है 1876 से 1880 और रिपन का कार्यकाल अभी जस्ट बताया, बोलिए कितना? 80 से 84। तो खत्म कौन करेगा? रिपन, जो बाद में आएगा वो है ना समाप्त करेगा। क्या? चार्ल्स मैडकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है और ये इसलिए आया था क्योंकि स्थानीय भाषाओं में जो पत्रिका यानी समाचार पत्र का जो संपादन होता था, यानी न्यूज जो छपता था, उस पर बैन लगाने के लिए आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, और चार्ल्स मैडकॉफ की बात करते हैं तो ये जो है इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और प्रेस का मुक्तिदाता कहने का मतलब हुआ कि प्रेस जो भी है वो फ्रीडम है एकदम, उसके जो मन में आए, कहीं जिस न्यूज से रिलेटेड हो ऐसा आप वो कर सकता है। ये प्रेस का मुक्तिदाता इसलिए कहा जाता है। और चार्ल्स मैडकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच एक संधि हुआ है, जिस संधि का नाम अमृतसर की संधि। और अमृतसर की संधि कब होता है? 1809 में होता है। कब होता है? फिर 1909 बोलते हैं। 1809 में होता है अमृतसर की संधि। 9 दूना 18, ध्यान रखिएगा उल्टा करके, 9 दूना 18 यानी 1809। 1809 में अ से 18 अ से अमृतसर की संधि। ये भी ध्यान रखना, किसके किसके मध्य हुआ है? चार्ल्स मैडकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के मध्य हुआ है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत? आगे बताना है आपको, नाथुला दर्रा किस राज्य में? नाथुला सिक्किम में होगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में। आपको बताना है जेलेपला दर्रा किस राज्य में? नाथुला और जेलेपला सिक्किम में। जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में है। जोजिला दर्रा की बात करते हैं तो लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, जोजिला दर्रा लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है? जोजिला और जेलेपला में कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। जोजिला दर्रा बोलेंगे तो कहाँ हो जाएगा? लद्दाख और लद्दाख। ठीक है, और जेलेपला दर्रा बोलेंगे तो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है टांका किसका किसका मिश्रण होता है? सीसा और टीन होगा। सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है, बिल्कुल सही है। आगे बताना है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? हम आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना, बिल्कुल सही है, वियना हो जाएगा। आगे आपको बताना है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और कलिंग पुरस्कार जो है किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आपको बताना है, ओडिशा का चिल्का झील किसके उत्पादन के लिए फेमस है? झींगा मछली हो जाएगा। झींगा मछली के लिए फेमस है ओडिशा का जो है चिल्का झील। अच्छा, इससे रिलेटेड भी एक प्रश्न एग्जाम में हाल फिलहाल उसमें पूछा गया था, 16 तारीख वाले में। क्या पूछा गया था? सबसे अधिक नमक पानी वाला झील कौन सा था? चिल्का झील ओडिशा है। एक सांभर झील राजस्थान में भी है, तो सांभर झील राजस्थान, ये क्या है ये बताइए? ये नमकीन खारे पानी का ही झील है, लेकिन इस प्रश्न का यानी सर्वाधिक बोले तो चिल्का झील, हम चिल्का झील बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे आपको बताना है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? थोड़ा सा ध्यान से बोलना है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? अच्छा कोई बात नहीं, शांत रहिए। सभी लोग को कंफ्यूजन है, एक भी लोग कंफर्म आंसर नहीं बोल पाए हैं। ध्यान से क्या बोल लीजिए, एक बार आप भी बोल लीजिए, मौका मिलता है। 3 जनवरी आप भी गए, और बोलिए 23 सितंबर, आप तो पहले ही गए। 22 दिसंबर, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आपको याद रखना है कैसे हम करवाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले की बात करते, हाँ, अपने लोग जो है किस गोलार्ध में स्थित है सबसे पहले ये बताना। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे। जब भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत में आप जानते हैं लंबा दिन गर्मी में कि ठंडा में?
गर्मी में लंबा दिन होता है। जब गर्मी में लंबा दिन, अच्छा गर्मी में लंबा दिन की बात करें, किस मंथ में सबसे ज्यादा गर्मी लगता है? अभी अभी गुजरे हैं हाल फिलहाल में, किस मंथ में सबसे ज्यादा गर्मी लगता है? जून मंथ में। तो ध्यान रखिएगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी दिन होती है, ये याद रहेगा। ठीक है, चलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को। और अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन की बात करेंगे तो 22 दिसंबर। आप ये भी जानते हैं कि ठंडे के समय में दिन क्या होता है? छोटा होता है, जो कि दिसंबर जनवरी में जो है क्या होता है? ठंडा, यानी नवंबर में स्टार्ट हो जाती है, दिसंबर में ठंडा एक तरह समझिए पूरा रहता है जनवरी। तो समझिए ठंडा में छोटा, तो क्या कौन सा दिवस छोटा दिन हो जाएगा? 22 दिसंबर। ये तो याद रहेगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून और छोटा दिन 22 दिसंबर। अच्छा, ये अपने लोग उत्तरी गोलार्ध में है, सब बताते हैं, पेशेंस रखिए, ठीक है, पेशेंस। ओके, चलिए अब अपने लोग उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण होता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अगर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन बोलेंगे तो किस तिथि को होगा? 21 जून को ना हो जाएगा। जब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में 12 है तो छोटा दक्षिणी में किस में होगा? 21 जून को। और आपसे अभी क्वेश्चन में हम क्या पूछे थे कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? 22 दिसंबर। उम्मीद करते हैं 4 क्वेश्चन आपको याद हुआ होगा, छोटा बड़ा यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद जो है एक होता है इक्विनॉक्स, यानी दिन और रात की अवधि समान किस किस तिथि को होता है? 21 सितंबर होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ बोलिए, देखिए ऐसे, देखिए आप एक साल में 4 गो समझिए याद रखिएगा। पहला नंबर 3 जनवरी सभी लोग को याद होगा। 3 जनवरी को क्या होता है? उपसौर। उपसौर मतलब छोटा दिन, यानी कहने का मतलब सबसे, यानी छोटी डिस्टेंस की बात करते हैं। पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो है सबसे छोटा, यानी कहने का तो दूरी का अंतर कम होता है किस तिथि को? 3 जनवरी को। और बड़ा किस में होता है? 4 जुलाई को होता है, ठीक है, 4 जुलाई को होता है। ये 2 हो गया। इसके बाद 21 सितंबर को ध्यान रखिएगा, इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या इक्विनॉक्स का मतलब होता है? दिन और रात की अवधि बराबर होती है, ठीक है। चलिए आगे बताना है, अभय घाट किस व्यक्ति के समाधि स्थल से संबंधित है? किसका हो जाएगा? मोरारजी देसाई का समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएगा? अभय घाट हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है, हरगोविंद खुराना को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में ही मिला था नोबेल। और ये कृत्रिम जीन के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? कृत्रिम जीन के लिए मिला था इन्हें, यानी कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए मिला था। और कब मिला था? 1968 में। आपको ध्यान रखिएगा, हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो 1968। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से है? 1901 से, यानी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1901 से हुआ था। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत बताइए कब से हुआ? 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। कब? 1954 में। इसके साथ साथ आप बताइएगा, क्या बोलिए, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की बात करते हैं 1929 हो जाएगा। इसके बाद ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत की बात करते हैं 1958 ग्रैमी पुरस्कार हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताना है, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता किस वर्ष से शुरू हुआ? 1951 मिस यूनिवर्स हो जाएगा। और मिस इंडिया की पुरस्कार की यदि हम बात करते हैं तो 1952 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1991-92 हो गया था। इसके साथ साथ आपको यह भी बताना है कि जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1969 में हुआ था, दादा साहब फाल्के। इसके बाद बताना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1965 में हुआ था। इसके साथ साथ आपको ये बताना है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुआ था। इसके साथ साथ ये भी बताना है, क्या छूट रहा है बोलिए, कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में। जो किस क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? अभी जस्ट बताया है, विज्ञान के क्षेत्र में। किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे आपको बताना है, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? बैक्टीरिया का खोज किसके द्वारा? ठीक है,
बैक्टीरिया का हिंदी क्या होता है? जीवाणु होता है, ठीक है। यानी जीवाणु का खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा ही किया गया है, ठीक है। और वायरस की बात करते हैं तो वायरस का खोज किसके द्वारा? इवानोविस्की के द्वारा किया गया था। इसके साथ साथ आप लोग बताना है कि राइबोसोम का खोज किसके द्वारा? राइबोसोम जी.ई. पैलाडे के द्वारा राइबोसोम का खोज किया गया था, और जे.ई. पैलाडे, ठीक है। आगे आपको बताना है कोशिका का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? नहीं, प्रोटीन की फैक्ट्री बताना सही कोशिका बना। वो राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जानते हैं। और पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का जो है पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना है? लाइसोसोम। और लाइसोसोम के खोजकर्ता डी डुबे हो जाएंगे। डी डुबे कब किए थे? 1955 में किए थे, 1955 में, ठीक है। आगे बताना भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। जोर से क्रिकेट में ना बोलना है, ध्यान रखिए, क्योंकि हॉकी का प्रचलन कम है इसलिए लगता है क्रिकेट होगा, ठीक है। ध्यान रखना है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11, क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या 11, फुटबॉल में 11, रग्बी फुटबॉल में 15 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा स्लो बोलिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे, वॉलीबॉल में खिलाड़ी की संख्या 6, वॉलीबॉल में 6, बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या 9 हो जाएगा, ठीक है। बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 5 हो जाएगा। खाली बोलिए रहे कि यादो हो रहा है आप लोग को? हम कितनों बार बोलेंगे ना, एक बार फिर से बोलने वाला आदत नहीं जाएगा, ठीक है। सुनिए, देखिए, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, बेसबॉल में 9। ध्यान रखिएगा 5, 6, 9 बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और बेसबॉल, ठीक है। इसके बाद HCF यानी हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल। ध्यान रखिएगा HCF हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल तीनों में 11 हो जाएगा। और फुटबॉल के साथ साथ रग्बी फुटबॉल याद रखना है, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। टेनिस में खिलाड़ी की संख्या 1 या 2 देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको बताना है पोलो में खिलाड़ी की संख्या, पोलो में कितना? 4 हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या 7 हो जाएगा, ठीक है। लगभग इतना ही है, यही सब है, कुछ और कुछ छूट रहा है। जिम्नास्टिक में खिलाड़ी की संख्या 8 हो जाएगा, जिम्नास्टिक में 8। कबड्डी में 7 हो जाएगा, एक टीम में होता है। खो खो में 9 होता है। सुनिए, देखिए, अब ये मन में आ रहा है कि एक टीम में कि 2 टीम में। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि क्रिकेट में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11। अभी कैसे पूछ दिया आप, जो एक टीम में या 2 टीम में? 11 काहे बोले आप? नहीं, देखिए, पूछ सकता है, पूछने के लिए पूछ सकता है, लेकिन मन में ये आ रहा है ना कि नहीं, शायद दोनों टीम मिला के होगा। जैसे कान में हड्डी की संख्या कितनी है? 6 गो है। एक कान में कि दोनों कान मिला के? बोलिए, दोनों मिला के ना। एक कान में 3, दोनों कान मिला के 6 है, ठीक है। और कान में तीनों हड्डी के जो उसका नाम बताना है आपको। सुन लीजिए, MIS मिस होता है ना, M से मेलियस, I से इनकस और S से स्टेपस। ये तीनों ध्यान रखना है, क्या क्या हो जाएगा? मेलियस, इनकस और स्टेपस। कान की सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं, स्टेपिस और स्टेपस ही हो जाएगा। और अगर शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? स्टेपेडियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्टेपेडियम हो जाएगा, जो कि मनुष्य के शरीर का सबसे छोटी मांसपेशी, जो कहाँ पाया जाता है? कान में ही पाया जाता है, ठीक है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात तो अभी जस्ट बताया स्टेपल। शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात करते हैं, क्या हो जाएगा? बीमर हो जाएगा, जो कि कहाँ? फीमर हो जाएगा, जो कि जांघ की हड्डी को फीमर के रूप में जानते हैं, ठीक है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? टांग में पाया जाता है। पटेला नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? घुटना में पाया जाता है, घुटना में, ठीक है। पटेला टांग में ही पाया जाता है, पता नहीं क्या क्या रहता है, ठीक। चलिए, कोई बात नहीं, आगे आइए। कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कोयल कारो विद्युत परियोजना जो है झारखंड में है। और कोयली तेल शोधनशाला जो है वो गुजरात में। ध्यान रखना है, कोयल कारो विद्युत परियोजना कहाँ हो जाएगा? झारखंड में। और कोयली तेल शोधन कहाँ है? परिशोधनशाला
गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, आगे मुद्रा पावर प्लांट कहाँ स्थित है? गुजरात में ही हो जाएगा। मुद्रा पावर प्लांट कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा मुद्रा। ठीक है, आगे बताना राष्ट्रीय विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान बताना है हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में हो जाएगा। सही, आगे बताना है भारत का राष्ट्रीय खेल, अभी जस्ट पूछे थे हॉकी। अगर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। किनकी स्मृति में मनाया जाता है? बोलिए। पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है 29 जून। ठीक है, पीसी महालनोबिस हो जाएंगे। ठीक है, आगे आपको बताना भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? विधि मंत्री यानी कानून मंत्री की बात करते हैं, कौन हो जाएंगे? BR अम्बेडकर साहब हो जाएंगे। सही है, आगे बताना है भारतीय संविधान पर जो है पहले महिला कौन थी जिनका हस्ताक्षर किया गया था? यानी प्रथम महिला जिनके द्वारा हस्ताक्षर किया? सरोजिनी नायडू के द्वारा। यानी भारतीय संविधान पर प्रथम महिला हस्ताक्षर करने वाली कौन हो जाएंगी? सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। ठीक है, आगे आपको बताना है कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? सेवा। कृषि की बात करते हैं तो किसका प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है? और जो है राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? सेवा क्षेत्र हो जाएगा। सेवा क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र के रूप में जानते हैं सेवा क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र के रूप में। ठीक है, क्षेत्र 3 गो है। हाँ 3 गो है। एक में कौन आएगा? 2 में आएगा। हाँ, तो तीनों की बात। पहला क्षेत्र पहले में प्राथमिक क्षेत्र में किस कौन कौन आएगा? कृषि। दूसरा क्षेत्र में कौन सा आएगा? द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आएगा। और तीसरा की बात करते हैं सेवा क्षेत्र आएगा। सेवा में जैसे डॉक्टरी वगैरह होता है ना, ठीक है, यातायात वगैरह होता है, ये सब किसमें आता है? सेवा क्षेत्र में आता है। ठीक है, उद्योग में सभी जान रहे हैं, उद्योग जितना भी है वो सभी द्वितीय क्षेत्र में। और कृषि किसमें हो जाएगा? पहला। उद्योग और विनिर्माण की बात करते हैं, ये सभी जो है द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक, आगे आपको बताना है क्या? विनिर्माण का मतलब कोई वस्तु का निर्माण करते हैं हम। ठीक है, उद्योग में क्या होता है? कोई भी उद्योग आप जानते हैं, उद्योग मतलब फैक्ट्री की बात करते हैं तो कहाँ होती? क्या इसका मतलब क्या होता है? फैक्ट्री में क्या होता है? किसी वस्तु का निर्माण होता है, वही विनिर्माण बोला जाता है, उद्योग तथा विनिर्माण। ठीक है, आगे बताना FTSE कहाँ का शेयर सूचकांक है? आप 5 मिनट के लिए खड़े हो जाइएगा, दीवार के साइड में नींद ले रहे हैं। ठीक है, क्या करना है? खड़ा होना है। गलत बात है। अच्छा, लिखा हुआ हो गया है कॉपी? कॉपी थोड़ा सा बढ़ाइए तो मेरे पास, सब नींद उड़ जाएगा तुरंत। देखिए थोड़ा सा बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा आप सभी को आज। ठीक है, और जरूरी भी है। और बाकी लोग जो क्लब नहीं भी आ रहे हैं उन लोग को ये दिखेगा भी। ठीक है, कि आप लोग क्या करते हैं यहाँ, सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं कि सिर्फ आते जाते हैं। ठीक है, कम लोग ही वैसे फेल है। जिनका जिनका नाम बोलते हैं खड़े हो जाइएगा ईमानदारी से। ठीक है, चलिए अंजलि जी खड़े होइए, तो पूजा जी खड़े होइए, नाम बोल रहे हैं, खड़े होते जाइए। अनुप्रिया जी खड़े होइए। काजल जी फर्स्ट। काजल जी फर्स्ट खड़े हुए। इसके बाद रोजी जी है कोई? रोजी जी कौन है? ठीक है, चलिए। संजना जी खड़े होइए। एक ही साथ फेल वाले कैटेगरी की संख्या एक साथ जा रहा है। क्या वो कॉपी ठीक से चेक नहीं हुआ है? अच्छा ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? अनुप्रिया जी। एक बार देखिए चंदन जी, अनुप्रिया जी का कॉपी देखिए तो। चलिए आगे रूपम जी खड़े हुई है। 19 नंबर है। ठीक है, अच्छा चेक है ना सही से? अच्छा देख लीजिए ना, दूसरा OMR सीट से मिला लीजिए ना, क्या दिक्कत है? आगे चांदनी जी खड़े हुई है। 20 नहीं पुराना था, हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, छूट गया हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 20 नहीं ना पुराना था। बस इस चीज का ध्यान रखना है, खुश नहीं होना है। चांदनी जी खड़े हुए नहीं है? कौन आ रहा है? अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है ना, फोन ऐसे ही आते रहेगा। दिव्या जी खड़े हुई है, तो दिव्या जी। आगे
सरला जी खड़े होइए तो, कि साधना जी हैं? शारदा जी हैं। शारदा जी खड़े होइए तो। और अंबिका जी। अंबिका जी कौन है? आप लोग को ज्यादा नहीं 10 मिनट खड़े रहने का पनिशमेंट है, ठीक है? क्या हुआ? हाँ, वो भी काउंट करें, 1-2 लोग खड़ा नहीं हुए हैं, ये भी ध्यान में है। और इधर भी है, अच्छा इधर बचा, इधर लगभग सब पास है, कोई बात नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 लोग खड़े हैं, काउंट करिए तो, आप ही काउंट करिए, 10 लोग खड़े हैं। 8 खड़े हुए, 2 लोग कौन कौन नहीं खड़े हुए हैं? नाम बोलने के बाद आप देखिए तो OMR लेके खड़ा करेंगे चेक करके, तो फिर और भारी पनिशमेंट मिलेगा। आगे में बैठे हुए देख रहे हैं और कैमरा में भी दिख रहे होंगे आप शायद, ठीक है, समझे? एक लोग और है कोई आगे, आपके आगे है, खड़े नहीं हुए हैं, आप खड़े होइए तो। क्या झगड़ा नहीं कर लीजिएगा रास्ते में कि हमको खड़ा करवा दिए? क्या हुआ, कोई दिक्कत? पूर गया, अच्छा ठीक, आज कोई बात नहीं, तो गुस्सा नहीं करना है, इसके लिए तकलीफ। अच्छा, इसमें गुस्सा करने की क्या जरूरत है? सब दिन खड़ा होते हैं। अब अगले दिन से कोशिश, मेरी बात को सुनिए, 1 मिनट, मेरा बात सुन लीजिए पहले। अच्छा, ऐसा नहीं, सीरियसली नहीं होना है कभी भी। अच्छा, आप सभी को भी हम पनिशमेंट दे रहे हैं, क्या लग रहा है पनिशमेंट दे रहे हैं? नहीं लग रहा, वैसा फील नहीं होना चाहिए, बात को समझिए पहले। और इसलिए इतना इसलिए कहा जाए ताकि सभी लोग पढ़ के आए। अगर जबरदस्ती, अगर घीस तीर के अगर 20 पूरता है, मेरी बात को समझिए, अगर पूर जा रहा है, आप 40 में 40 लिखिए ना, कितना भी कम करेंगे तो 35 आएगा, 30 आएगा, खड़ा होने की नौबत कहाँ आएगी जो खड़ा होना पड़ेगा? इस बात को क्यों नहीं सोचते? आप सोचते नहीं 20 पुराएंगे, 20 पूर जाना चाहिए। आपको 40 क्वेश्चन लिखवाया जाता है, और आप यकीन नहीं करिएगा, शाम वाले बैच का स्थिति कॉपी यही रखा हुआ रहता है, इसी रूम में चलता है ना। आप कॉपी लेके देखिएगा, 40 में 40 रहता है टॉपर का SST में, और उसमें भी गर्ल्स लोग का ही रहता है, बॉयज का इतना क्षमता नहीं है किसी का। नहीं, सही बोल रहे हैं, ज्यादा इंसल्ट की बात नहीं है, ये हकीकत है। 40 में 40 रहता है, फिर बात कर रहे हैं, खड़ा करवाइए इसलिए बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आज रास्ते में पीटेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, झगड़ा नहीं कीजिएगा, ठीक है। 5 मिनट बीत चुका है, 5 मिनट और खड़ा रहना है अगले दिन से, ताकि एक भी खड़े होने का नौबत किन्हीं को ना आए, ठीक है। शांति से खड़े रहिएगा, अब सुनिएगा शांति से। चलिए आगे बताइएगा, ग्रेसम का नियम जो है ये किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित। किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है, सही है। आगे आपको बताना है, मानव शरीर में जो है यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। और यकृत को ही इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, तो कहीं लीवर लिखा हुआ रहा तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बताना है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से जो है अनुमोदन कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, ठीक है। आगे बताना है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। आगे आपको बताना है, पुस्तक है माई म्यूजिक माई लाइफ, किनके द्वारा लिखा गया था? माई म्यूजिक माई लाइफ, पंडित रविशंकर जी के द्वारा लिखा गया है पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ। और आपको ये बताना है कि पंडित रविशंकर जो है इन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार वादक थे, ठीक है, सितार वादक थे। आगे आपको बताना, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक? खुशवंत सिंह, कमलेश्वर हो जाएगा, कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान के लेखक कौन हो जाएंगे? कमलेश्वर हो जाएंगे, ठीक है। आगे आपको बताना है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का होता है। बैठ जाइए सभी लोग, बैठिए, ठीक है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का होता है। और बाकी पे किसका होता है? RBI के गवर्नर का होता है, RBI के गवर्नर का होता है, ठीक है। आगे आपको बताना है, भारत सरकार के द्वारा ही जारी
क्या मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं? देखिए, 1 रुपया का सिक्का पे भारत सरकार के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है और जारी भी भारत सरकार के द्वारा ही। देखिए, हम बताते हैं जितने भी नोट है, जितने भी पैसा है, सभी पे, पहले सुनिए ना मेरी बात को, सुन लीजिए। पैसा जारी करने की बात है, सभी आरबीआई के अंतर्गत होती है, लेकिन उस पर साइन की बात करते हैं तो वित्त सचिव का होता है। ठीक है, भारत सरकार के वित्त सचिव का 1 रुपया के सिक्का पे जो किसका साइन होता है? 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव का होता है, और बाकी जो जितने भी नोट है उस सभी पे आरबीआई के गवर्नर का। आगे आपको बताना है जापान का मुद्रा का नाम येन हो जाएगा, और जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा। सही है। आगे बताना है विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया? 17 टोटल, हिंदी और अंग्रेजी मिला के टोटल 17 भाषा। हम क्या बता रहे हैं? हिंदी और अंग्रेजी मिला के टोटल 17 भाषा होता है। ठीक है, 15 + 2 17। आगे बताना है आपको, अभी जस्ट बताए हैं। आप खड़े होइए, 1 मिनट खड़े नहीं होइएगा, बैठे बैठे नहीं बोलिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? अभी बोले हैं ना, लॉर्ड रिपन के द्वारा। थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ ध्यान रखना है। और कब समाप्त किया गया था? 1882 में। 1882 में। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बताना है आपको पलासी का। ध्यान से सुनते रहिएगा, कभी भी किन्हीं को खड़ा करके पूछ सकते, जितना बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर यदि नहीं मिलेगा तो नहीं, ध्यान से सुनिएगा। एक दूसरे से बात करने में लग जाते हैं। अभी बुक पलट के देख रहे थे ना, कुछ क्या जरूरी था देखना? बाद में भी तो देख सकते हैं। तो फिर आगे बताना है कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सही है। आगे बताना है किस तापमान पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, और किस तापमान पर जो है जल का आयतन न्यूनतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर ही। कहने का मतलब घनत्व अधिक और आयतन न्यूनतम किस ताप पर होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताना है स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है? स्वीडन की राजधानी है। यानी स्वीडन की राजधानी कहाँ हो जाएगी? स्टॉकहोम हो जाएगी। ठीक है, कहाँ होगी? स्टॉकहोम हो जाएगी। क्या छोड़ दे? टाइम खत्म है, छोड़ दे। आधा घंटा हो गया। 21 31 5 मिनट और कर देते हैं। क्या कोई समस्या है पीछे? 5 मिनट और कर देते हैं, बाकी 10 मिनट बाद सब देख लेंगे। चलिए आगे बताना आपको सिकंदर के गुरु का नाम क्या? गुरु सिकंदर के गुरु अरस्तु हो जाएगा। सिकंदर के गुरु का नाम क्या हो जाएगा? अरस्तु। और अरस्तु के गुरु का नाम क्या? प्लूटो हो जाएगा। और प्लूटो के गुरु का नाम सुकरात। और सुकरात के गुरु का नाम अफलातून। ध्यान रखना है, सुकरात के गुरु का नाम क्या हो जाएगा? अफलातून हो जाएगा। यानी एक वर्ड याद बताते हैं, ASPAS, यानी ASPS होता है। ठीक है, हम बता देंगे, अच्छा से बता देंगे। इसमें आसपास वर्ड से क्या होता है? ए से अफलातून, अफलातून का चेला कौन हो जाएगा? एस से सुकरात, और सुकरात के बाद हो जाएगा कौन हो जाएगा? प्लूटो, और प्लूटो के अरस्तु, और अरस्तु का गुरु सिकंदर। यानी उल्टा हो गया है, सिकंदर से पहले अरस्तु, उल्टा होता है। स्पेलिंग के साथ कभी जो होता है हम लिखवा के बता देंगे। ठीक है, आप लोग को एक दूसरे का गुरु का क्रम ऐसे होता है। ठीक है, फिर से एक बार सुनिएगा। सिकंदर का गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो। ठीक है, प्लूटो के गुरु के नाम सुकरात, और सुकरात के गुरु का नाम अफलातून। इतना ध्यान रखिएगा, अफलातून। अफलातून। आगे बताना है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय जो है अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। कौन होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब आपको ये देखिए, थोड़ा सा सोचते तो आ जाता। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम यानी अमेरिका आजाद हुआ कब? 1776 में। उस समय कौन होंगे? जो होंगे वही ना नाम आएगा। कौन हो जाएंगे? कॉर्नवालिस। नहीं, 1 मिनट में। अच्छा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय हाँ, ये होता है अंग्रेजों का सेनापति वैसे दे रहा है, वहां हो सकता है कॉर्नवालिस हो, लेकिन भारत तो कॉर्नवालिस बाद में आया है, बाद में आया है। वही तो
आगे बताना है अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? 1889, 1789, यानी अमेरिका 1776 में आजाद हुआ। कब डेट की बात करें तो 4 जुलाई 1776, सही है। 89, नहीं एक मिनट रुकिए, पहले सुन तो लीजिए, हम बताते हैं, तरीका है मेरे पास याद करने का। अमेरिका का स्वतंत्रता कब हुआ? 76, और 76 में 13 साल जोड़ दीजिए, 89, बिल्कुल सही है। हम जान रहे हैं ना, हम अपने तरीका से याद रखे हुए ना। अमेरिका का यानी अमेरिका आजाद होने के 13 साल बाद अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। 1776 में अमेरिका आजाद हुआ, ये तो कन्फर्म है। 13 साल की बात करते हैं 1789, और फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं तो 1789 को। क्या एक ईस्वी में दो काम नहीं हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है, एकदम सही है, इसमें कोई शक नहीं, बेशक, ठीक है। उपनिषदों का अनुवाद जो है फारसी में किसके द्वारा किया गया था? क्या उपनिषद का फारसी में अनुवाद दारा सिको के द्वारा किया, किसके द्वारा किया गया था? दारा सिको के द्वारा किया गया था। और ये ध्यान रखना है कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद दारा सिको जो किए थे, किस नाम से किए थे? सिर ए अकबरी के नाम से। किस नाम से? सिर ए अकबरी के नाम से जो है उपनिषद का अनुवाद फारसी में दारा सिको के द्वारा किया गया था। और दारा सिको कौन था ये बताना। औरंगजेब का बड़का भाई भी कह सकते हैं, शाहजहां का योग्य पुत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। कौन था? दारा सिको, ठीक है। चलिए रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। कल आप लोग का छुट्टी है, परसों टेस्ट है, और आप सभी में से ऐसे बहुत सारे साथी ऐसा होंगे, कल संडे है ना, ठीक है, जिनको क्या MMT मंगलवार को MMT नहीं होता है। अच्छा कोई बात, देख लेते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, देख लेते हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत, जैसा होगा वैसा कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी जो बात को बोलते पहले ध्यान से सुन लीजिए। कल के टेस्ट में यानी संडे टेस्ट में, ALP के टेस्ट में, यानी रेलवे का जो टेस्ट होता है ना, 100 क्वेश्चन का मैथ, रीजनिंग, जीके जैसे सब कुछ रहता है उसमें आप सभी के बैच यानी जितने भी बैच हैं जिनको टेस्ट में शामिल होना होगा, बिहार पुलिस के कार्ड के साथ आप शामिल हो सकते हैं, ठीक है। रेलवे टेस्ट में यानी सभी बैच के लिए फ्री टेस्ट है, यानी किसी भी बैच में आते हैं रेलवे टेस्ट में वो शामिल हो सकते हैं। तो जिनको होना होगा कल के टेस्ट में भी आके टेस्ट दे सकते हैं। बाकी सोमवार को आप लोग का टेस्ट 7:30 बजे से होती है ना, 7:30 बजे से, और टेस्ट में सभी को अपीयर होना है, गर्ल्स में खास करके। जो लोग नहीं उपस्थित होते हैं ध्यान रखिएगा, मंगलवार को 15 मिनट खड़ा बिना कुछ कहे सुने नहीं आइएगा, 15 मिनट खड़ा होने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। मंगलवार को, सोमवार को टेस्ट है, मंगलवार को जो लोग बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो सभी को कहा जा रहा है, ठीक है। क्या हुआ आपका OMR से क्या? हाँ स्टॉप कर दीजिए।